नमस्कार दोस्तों। तो अपनी वीडियो शुरू करने से पहले हम लोग जल्दी से पर्पज़ के बारे में देखते हैं। दोस्तों, इस चैनल का पर्पज़ है कि हमें यूपीएससी प्रिपरेशन को फ्री में कराना है एस्पिरेंट्स को, वो भी मिनिमम टाइम में। तो उनका पैसा बचाना है, उनका टाइम बचाना है। उसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, कोचिंग इंडस्ट्री जो है साइड हॉबी की तरह बनाना है, फुल टाइम प्रिपरेशन की तरह इसे बनाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए एस्पिरेंट को। तो उसके बाद हम चाहते हैं कि जो फॉर प्रॉफिट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कोचिंग इंडस्ट्री है, जो कि एक पैरासाइट है सोसाइटी के लिए, उसे मैक्सिमम हार्म पहुँचाना है। उसके बाद दोस्तों, हम इसका कोर्स कंप्लीट कैसे करेंगे? 2 आवर्स के लेक्चर्स एवरीडे आएंगे, जिन्हें एस्पिरेंट को 6 आवर्स के अंदर कंप्लीट करना है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा नॉलेज इंटेंसिव होंगे। काफ़ी ज़्यादा कंटेंट होगा इनके अंदर, तो इन्हें रिवाइज करना है, इन्हें एनालाइज करना है, इनके बारे में रिसर्च करना है। कोई चीज़ अगर ठीक से समझ में नहीं आई है, स्टूडेंट को जिम्मेदारी है खुद से करना है ये काम। उसके बाद थर्ड है कि मैं जीएस प्लस ऑप्शनल का 110 दिन लगाऊंगा कवर करने में। उसके अलावा 15 दिन एक्स्ट्रा लूँगा करंट अफेयर्स के लिए। उसके बाद ये कोर्स जो है करीब मई के अंदर ख़त्म हो जाएगा, मई की स्टार्टिंग में ही। उसके बाद जो करंट अफेयर्स मंथली हैं वो मैं आपको देता रहूँगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम अपना। और हाँ दोस्तों, कि जो टेलीग्राम चैनल है उस पर जाके आप इस चैनल से रिलेटेड नोट्स ले सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं दोस्तों अपनी आगे की कहानी। हमने अभी तक दोस्तों पढ़ा था 1919 के मोंटेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के बारे में। तो उसमें हमने जो भी पढ़ा था, उसके आगे हमने देखा कि क्योंकि उसमें अंदर बेवकूफ़ी की गई थी, मतलब रिवॉल्यूशनरीज़ को एक तरह लॉलीपॉप दी गई थी कि आप थोड़ा शांत हो जाइए। उसके अलावा रिवॉल्यूशनरी को डिवाइड भी किया गया था। उसमें सिख्स को, एंग्लो इंडियंस को, क्रिश्चियंस को, यूरोपियंस को, इन सबको अलग से कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दी गई थी। तो दोनों काम करती थी ब्रिटिश इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो उसके बाद लेकिन क्योंकि प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा हो रहे थे, तो नया एक्ट लाना पड़ा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। दोस्तों, इसमें क्या कहा गया, जो फेडरेशन मांग रहे थे रिवॉल्यूशनरीज, वो फेडरेशन दे दिया गया। लेकिन इस फेडरेशन में सिर्फ ब्रिटिश प्रोविंसेस थे, इसमें प्रिंस स्टेट्स नहीं थे, क्योंकि उन्होंने मना कर दिया था ज्वाइन करने से। और वो ज्वाइन करते भी क्यों? जो पिछले स्टेट्स थे वो पूरी तरह से डेमोक्रेटिक, सॉरी डिक्टेटरशिप एक तरह से हुआ करते थे, उन्हें मोनार्की काम करती थी। तो वो क्यों चाहेंगे कि हम फेडरेशन ज्वाइन करें और अपने आप को डेमोक्रेटिक बनाएं? इससे हमारी पावर कम हो जाएगी। जो वहाँ के प्रिंसेस थे, राजा थे, तो उनकी पावर कम हो जाती। तो उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया, जो कि उनके इंटरेस्ट के हिसाब से सही था। उसके बाद जो लिस्ट होती थी, जो स्टेट लिस्ट थी, सॉरी जो प्रोविंशियल लिस्ट थी और फेडरल लिस्ट थी, उन्हें अलग किया गया। एक कॉन्करेंट लिस्ट ही बनाई गई, जैसे अभी प्रेजेंट में होता है वैसा दिखने लगा। जैसे स्टेट लिस्ट होती है, एक यूनियन लिस्ट होती है, एक कॉन्करेंट लिस्ट होती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। इन पे कानून स्टेट बनाती है, स्टेट वाली लिस्ट पे, और फेडरल सॉरी कॉन्करेंट लिस्ट पे दोनों बनाती हैं। और जो अब यूनियन लिस्ट होती है उस पर यूनियन गवर्नमेंट बनाती है। तो जो डायरकी थी प्रोविंसेस के अंदर, जिसमें कि ट्रांसफर सब्जेक्ट और वो वाला ड्रामा हुआ करता था, रिजर्व वाला ट्रांसफर बढ़िया 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 वाले दे देते थे गवर्नर को, और जो थोड़े वीक पावर्स थी वो दे दी गई थी काउंसिल को। तो ये सब खत्म हुआ। जो डायरकी थी वो अबोलिश कर दी गई, लेकिन ये डायरकी थी वो फिर से सेंटर में ला दी गई। तो मतलब ये ड्रामा उनका चल ही रहा था, डायरकी वाला। उसके अलावा रेजिडरी पावर्स जो थी, जो कि तीनों लिस्ट में नहीं आती, फेडरल लिस्ट में, प्रोविंशियल लिस्ट में या कंकरेंट लिस्ट में, उन्हें वो वायसरॉय को दे देंगी, चलो तुम बना दो इसके ऊपर जो भी एक्ट्स बनाने हैं। उसके अलावा दोस्तों आरबीआई को बनाया गया। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा कि ये आरबीआई जो है, जो आज की स्थिति में इंडिया के अंदर जो आरबीआई है, वो वाले फंक्शन इसके उतने नहीं थे, क्योंकि इसके अंदर प्राइवेट शेयर होल्डिंग भी थी उस समय। वो तो आज़ादी के बाद जब गवर्नमेंट आरबीआई एक्ट नया लेके आएगी, उसके अंदर सारी प्राइवेट शेयर होल्डिंग को खत्म कर देगी और इसे मॉनेटरी पॉलिसी वाला काम दे देगी, जो काम आज आरबीआई करती है। तो उस समय आरबीआई उतनी पावरफुल नहीं थी, ना ही मतलब उतनी ज़्यादा भरोसेमंद थी। तो उसके अलावा सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन तो बनाया ही गया था। उसके अलावा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया, जिसकी मदद से जो स्टेट्स हैं, यानी जो प्रोविंसेस हैं, जिनके अंदर अब खुद की असेंबलीज आ चुकी थी, खुद के सब्जेक्ट्स मिल चुके थे, वो अब बना रहे थे अपने कानून। तो वो चाहते थे कि हमारे खुद के पब्लिक सर्विस कमीशन हो, जिनसे हम खुद के अपने सिविल सर्वेंट्स रिक्रूट कर सकें। तो वो बन चुके थे। उसके अलावा फेडरल कोर्ट बन गया था एक, जैसे हमारा सुप्रीम कोर्ट है आज का, उसका ही ये इसका ही ये प्रीडिसेसर है। तो ये जो था, जो पुराना अपना सुप्रीम कोर्ट चल रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम से, तो उसी की जुरिस्डिक्शन बढ़ा के ये फेडरल कोर्ट बनाया गया था। उसके अलावा गवर्नर जो था, अब उसे रेस्पॉन्सिबल कर दिया गया लेजिस्लेचर के प्रति। अब दोस्तों इसमें गवर्नर की पावर कम हुई। पहले तो वो ट्रांसफर सब्जेक्ट वाला सिस्टम खत्म हुआ, डायरकी वाला। अब इसके बाद क्या हुआ कि गवर्नर की जो है रिस्पॉन्सिबल बना दिया गया लेजिस्लेचर के प्रति, यानी लेजिस्लेचर की पावर बढ़ने लगी, अब काफ़ी बढ़ गई है। जो गवर्नर था वो एग्जीक्यूटिव की तरह था एक तरह से, और जो वाइसरॉय है वो भी एग्जीक्यूटिव की तरह है। लेकिन ये लेजिस्लेचर जो होते हैं वो होते हैं लेजिस्लेटिव। तो दोस्तों लेजिस्लेचर की पावर अब काफ़ी बढ़ती हुई दिख रही है हमें, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखा, कॉन्स्टिट्यूशन में तो लेजिस्लेचर सुप्रीम पावरफुल होता है, पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीमली पावरफुल होती है। तो यही हमें देखने को मिल रहा है। तो हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर होता है, उसे भी पहले लेजिस्लेटिव मेंबर बनना पड़ता है, यानी पहले पार्लियामेंट का मेंबर, तब जाके वो प्राइम मिनिस्टर बनता है। तो लेजिस्लेचर का महत्व तो बहुत होता है। तो वही हम देखना चाहते थे कि एग्जीक्यूटिव सुप्रीमेसी जो थी शुरुआत में, एग्जीक्यूटिव जो पावरफुल होते थे, उससे हम लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी की तरफ आए हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके बारे में हम
थोड़ा आगे बात और करेंगे। उससे पहले हम ये देखते हैं कि बाइकैमरलिज्म जो है वो प्रोविंसेस के अंदर आ चुका था। मतलब जो पहले सेंटर के अंदर लाए गए थे एडवाइजरी, वो अब प्रोविंसेस के अंदर ला दिया गया। मतलब 2 हाउसेस हो गए प्रोविंसेस के अंदर, जो असेंबलीज होती थी उसके अंदर। उसके अलावा दोस्तों वो जो आदत है अंग्रेज़ों की डिवाइड करने की, डिवाइड एंड रूल की, तो वो अभी भी जारी रही। उन्होंने सेपरेट एस्टेट दे दिया अब डिप्रेस क्लासेस को। डिप्रेस क्लासेस उस समय बोल सकते हो आप, जो आज SC ST बोलते हैं हम जिन लोगों को, तो दलित और आदिवासी जो होते थे उन्हें उन्हें दिया गया सेपरेट एक्टोरेट। वुमेन को दिया गया, वर्कर्स को दिया गया। तो एक जाने कितनी लिस्टें हो गई, इलेक्शन लिस्टें आप समझ सकते हो, ये इलेक्टोरल लिस्ट बहुत सारी हो गई होंगी। सिक्स को दिया था, यूरोपियंस को दिया था, एंग्लो इंडियंस को दिया था, उसके अलावा मुस्लिम्स को दिया था, क्रिश्चियंस को दिया था। यानी जाने कितनी लिस्टें बना दी इन्होंने डिवाइड कर करके पूरी इंडिया की सोसाइटी को। तो दोस्तों डिप्रेस क्लासेस वाला ही जो है इसका विरोध गांधी और अम्बेडकर जी ने भी किया था। पूना पैक्ट साइन हो गया था उनके बीच में, बात हो गई थी कि हम थोड़ी सीटें रिजर्व कर देंगे मतलब डिप्रेस क्लासेस के लिए। लेकिन जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन है कि अलग लिस्ट ही बना दो, यानी कि जो लोग हैं उनकी एक अलग लिस्ट हो गई। मतलब एक एक कैटेगरी के लोगों की अलग लिस्ट, वो खुद ही इलेक्ट करेंगे अपने कैंडिडेट को, और सिर्फ उन्हीं की कैटेगरी से वो आएगा और वही लोग से वोट करेंगे। ये वाला सिस्टम बहुत ज़्यादा डिवाइसिव होता है एक सोसाइटी के अंदर। तो ये सिस्टम जो है होना नहीं चाहिए, लेकिन अंग्रेज़ों ने इसी सिस्टम का यूज़ किया था इंडिया को डिवाइड करने के लिए। तो दोस्तों ये आखिरी एक्ट था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो इस एक्ट के बाद दोस्तों हमने ये देखा कि जो बातें हमने इस पूरी स्टोरी के अंदर, जो हमारा 1773 के जो एक्ट था रेगुलेटिंग, वहाँ से शुरू हुई थी। फिर उसके बाद हम पहुँचे थे पिट्स एक्ट में, थोड़े बदलाव किए गए थे रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर। फिर उसके बाद चार्टर एक्ट आए थे 4 1793, उसके बाद 1813, 1833, 1853 के बाद रिवोल्ट हो गया था। उसके बाद 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था। फिर काउंसिल एक्ट आया 1861 का, फिर 1892 का, फिर उसके बाद मॉडल रिफॉर्म्स आए थे 1909 के, फिर 1919 के, उसके बाद फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था। इन सब में जो हमने सीखा है दोस्तों वो कुछ इस तरह से है कि हमें बनानी थी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो वो कैसे बनी थी आखिरी में, अब बात चल रही है आखिरी के समय की। तो 1940 के अंदर अंग्रेजों ने दिया अगस्ट ऑफर। अब उनकी रिवॉल्यूशन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। अब इन्होंने डिवीजन कर ही रहे हैं 1935 वाले एक्ट के अंदर भी, तो कौन इनकी रिस्पेक्ट करने वाला है। तो इन्होंने कहा, क्योंकि उस समय हिटलर इन पर भारी पड़ रहा था, 1940 में वर्ल्ड वार 2 चालू हो चुका था। तो उस समय इन्होंने कहा कि हम डोमिनियन स्टेटस दे देंगे इंडिया को अगर इंडियन हमारी हेल्प कर दें वर्ल्ड वॉर वन के अंदर। क्योंकि उस समय कांग्रेस जो थी वो इंडियंस का सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन करती थी। तो कांग्रेस से पूछा, कांग्रेस ने मना कर दिया, नहीं ऐसा नहीं करेंगे। गांधी जी भी मना कर दिया, ये तो पोस्ट डेटेड चेक है। पोस्ट डेटेड चेक गांधी जी ने बोला था, ये तो एकदम बेकार की बात है, पता नहीं ये देंगे कि नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि हम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली भी दे देंगे आपको, जिससे आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं। डोमिनियन स्टेटस दोस्तों ऐसा होता है कि जैसे एक देश है, जैसे मैं बात करता हूँ आपकी ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया एक अलग देश तो है, लेकिन वो डोमिनियन है एक किसका, ब्रिटेन का। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, ये तीनों अलग देश तो हैं, मतलब लेकिन रिपब्लिक नहीं है। जैसे इंडिया रिपब्लिक है ना, कि इंडिया का जो हेड होता है वो भी इंडियंस ही इलेक्ट करते हैं, तो ऐसा नहीं है। वहाँ पे जो हेड ऑफ द स्टेट है वो अभी भी ब्रिटेन की रानी ही थी। अब रानी तो अब जा चुकी हैं, मतलब जो किंग चार्ल्स हैं वो हैं उनके हेड। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और मतलब कनाडा की बात कर रहा हूँ मैं। तो दोस्तों वो वाला सिस्टम ये देना चाह रहे थे। तो इंडियंस ने उस समय सोचा ये तो ठीक है, लेकिन फिर भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाली बात जो आप कह रहे हो कि हमें उसके बदले देंगे, तो ये बात थोड़ी ठीक नहीं लग रही। लेकिन फिर दोस्तों किसी ने इस ऑफर पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसके बाद फिर अंग्रेजों ने 2 साल बाद क्या किया, क्रिप्स मिशन भेजा। सॉरी। अब आपको याद रखना होगा दोस्तों कि इन 2 साल के अंदर अब पोजीशन चेंज हो चुकी थी वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर। अब अंग्रेज भारी पड़ रहे थे हिटलर के ऊपर। तो इन्होंने कहा अब तो हमें क्या ज़्यादा इन्हें पावर देने की ज़रूरत। तो उन्होंने कहा कि अब हम ऐसा करते हैं, तुम्हें आज़ादी तो देंगे, मतलब पावर दे तो रहे थे, लेकिन अब वो डिवाइड करने के चाह रहे थे इंडिया को। अब इन्होंने कहा कि हम इंडिया के हर पार्ट के लिए अलग कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की परमिशन देते हैं। अब ये बात तो बहुत ही अजीब थी। ये बात ना मुस्लिम लीग को समझ में पसंद आई, ना कांग्रेस को पसंद आई, क्योंकि मुस्लिम लीग भी एक बड़ा सा पाकिस्तान देश बनाना चाहती थी, और कांग्रेस तो इंडिया चाहती थी, अनडिवाइडेड इंडिया। तो ये बहुत ही अजीब बात थी। तो किसी को ये पसंद नहीं आई, क्विट इंडिया मूवमेंट चालू हो गया। अब क्विट इंडिया मूवमेंट चालू होने के बाद सेकंड कैबिनेट मिशन आया था 1946 में। दोस्तों इससे पहले बीच में बहुत सारे अलग अलग काम हुए थे, जैसे कि एक था राजगोपालाचारी फार्मूला, जो इंडियंस खुद ही अपना ट्राई कर रहे थे। एक था देसाई लियाकत पैक्ट। तो इसमें क्या था दोस्तों, राजगोपालाचारी फार्मूला में इसमें कहा था कि हम अलग अलग डिवाइड कर लेंगे देश को, 3 तरह से डिवाइड कर लेंगे। ऐसा करेंगे कि 2 देश बना लेंगे, पाकिस्तान और इंडिया। अगर पाकिस्तान मतलब मुस्लिम लीग जो है वो बहुत ज़्यादा फोर्स कर रही थी, लेकिन अलग देश बनाएंगे सिर्फ कानून के लेवल पे, डिफेंस के लेवल पे, कम्युनिकेशन के लेवल पे, फॉरेन अफेयर्स के लेवल पे एक ही देश रखेंगे। ऐसा कुछ प्लान चल रहा था। फिर उसके बाद देसाई लियाकत साहब ने, देसाई लियाकत के बीच में पैक्ट हुआ, 2 अलग लोग हैं। तो इनके बीच में पैक्ट हुआ। इन्होंने भी कुछ ऐसा कहा था कि चलो एक काम करते हैं, 20% सीट माइनॉरिटी के लिए रिजर्व कर देंगे, 40% सीट जो है वो हिंदुओं के लिए, 40% सीट मुस्लिम्स के लिए।
तो ये इंडिया के अंदर ही चल रहे थे प्लान्स के, ऐसे बना लें देश को, ऐसे बना लें, लेकिन ये सब फेल हो गए थे क्योंकि कोई भी एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा था सबके बीच में एक बात पे। उसके बाद वेवल प्लान लेके आए ब्रिटिश लोग। उसमें उन्होंने कहा एक काम करते हैं, 50-50 सीट्स कर देते हैं हिंदू मुस्लिम्स की, एक ही देश बना देते हैं। तो पहले तो मुस्लिम लीग इसमें मान गई, लेकिन फिर क्या हुआ, मुस्लिम लीग ने अजीब सा एक मुस्लिम और कांग्रेस दोनों ही इसमें लगभग थोड़ा मानने लगी थी, लेकिन मुस्लिम लीग ने फिर कहा कि जो मुस्लिम्स होंगे 50% वो सिर्फ मुस्लिम लीग के मुस्लिम्स होंगे, ना कि कांग्रेस के मुस्लिम्स। देखिए ये बात तो बहुत ही अजीब थी। पहली बात तो वहाँ पे इस टाइम पे हिंदू मुस्लिम्स की जो पॉपुलेशन थी वो 70-30 थी, या फिर अब बोल सकते हैं 75-25। तो लेकिन सीटें इतनी थी। उसके बाद मुस्लिम लीग जो है 50-50 करने के बाद भी वो कह रही थी सिर्फ एक ही पार्टी के आएंगे मुस्लिम्स, कांग्रेस के मुस्लिम्स इसमें नहीं आ सकते। तो ये बात बहुत अजीब थी। तो इस वजह से ये वाला प्लान तो बहुत फ्लॉप हुआ, बहुत ही बुरा। उसके अलावा लेकिन जो 1946 में कैबिनेट मिशन आया तो उसने कहा कि अभी काम करते हैं, इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना देते हैं। अब इंडिया को जो है वो लीगल सैंक्शन दे दिया गया कि आप अपनी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाइए। अब उसके अंदर इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ था दोस्तों, क्योंकि अभी तक जो है जो पूरा जो होता है मतलब जो यूनिवर्सल एड फ्रेंचाइज है वो भी आया नहीं था। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन थोड़ा बहुत हुआ था बाई प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, उसकी मदद से जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एस्टेब्लिश हो गई थी। लेकिन दोस्तों इसके लिए इलेक्शन हुआ था, यानी जो सेकंड कैबिनेट मिशन है उसने असेंबली दी तो थी, लेकिन सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने की परमिशन दी तो थी, लेकिन इलेक्शन के बाद। तो अब ये इलेक्शन जो है वो दोस्तों 296 सीट्स पे हुआ था। तो इस इलेक्शन के अंदर 208 सीटें जीती थी। पहले तो मुस्लिम लीग के लिए मान गई थी, क्योंकि उन्होंने लगा शायद मैं इलेक्शन जीत जाऊं, मतलब जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज हैं उनके अंदर, तो फिर मुझे बनाने का मौका मिल जाएगा। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा हुआ कि कुछ मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज में भी कांग्रेस जीत गई थी। तो उसके बाद कांग्रेस को मिली 208 सीटें और मुस्लिम लीग को मिली 70 थी। अब मुस्लिम लीग का तो दावा ढीला पड़ रहा था इसकी वजह से, इस इलेक्शन की वजह से। तो उन्होंने कहा अब एक काम करो, अब हम तुम्हारी बात बिल्कुल मानते ही नहीं है, अब हम फोर्स से बनाएंगे पाकिस्तान। उन्होंने कहा डायरेक्ट एक्शन डे हम करेंगे, हमारे का बहुत ज़्यादा खून खराबा हुआ। लेकिन और उन्होंने कहा अब इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बन रही है 1946 में, हम उसे करेंगे बॉयकॉट। तो मुस्लिम लीग का कोई मेंबर इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में नहीं आया, उन्होंने बॉयकॉट कर दिया और उन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे डिक्लेयर कर दिया, जिससे काफ़ी खून खराब होने लगा। तो जल्दी से माउंटबेटन साहब को बुलाया गया। अब माउंटबेटन साहब ने जो है माउंटबेटन प्लान लाया गया। तो माउंटबेटन प्लान में क्या कहा कि रेड क्लिफ लाइन बनाई जाएगी। रेड क्लिफ साहब को बुलाया गया ब्रिटेन से, उन्होंने जल्दी से एक लाइन बनाई, इंडिया का पार्टीशन कर दिया गया। और 1947 के अंदर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास हो गया। अब 1947 में जब ये पास हुआ था तो उसके बाद लेकिन इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली तो उससे पहले ही बनना चालू हो गई थी। तो वो बनना शुरू हुई थी 1946 में, और 26 जनवरी 1950 तक वो जो पहला एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वही चलता रहा एज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और दोस्तों जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी हमारी 1946 वाली, उसके अंदर नेहरू जी ने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास किया सबसे पहले। उसके बाद डिसीजन हुआ कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे बनाएंगे। पहले उसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो हैं वो पास करे गए थे। अब दोस्तों ये सब पढ़ने के बाद अब हमें एक बात समझ में आती है कि असल में हुआ क्या था। असल में इस पूरी स्टोरी में हमने 4-5 बातें समझ में आई हैं हमें। पहली बात तो ये समझ में आई है कि एग्जीक्यूटिव जो है उससे हमारी सुप्रीमेसी लेजिस्लेचर की तरफ बढ़ी है। अब हमने आखिर में आके ये पता चला कि लेजिस्लेचर को ज़्यादा पावरफुल बनाया गया एग्जीक्यूटिव से, और ये बात सही भी है। एग्जीक्यूटिव में थोड़े से लोग या एक आदमी ही पूरी पावर को मतलब कर रहा था, वही कानून बना रहा था, वही कानून एग्जीक्यूट कर रहा था। अब लेजिस्लेशन में क्या है, सबका रिप्रेजेंटेशन होता है, सबकी रजामंदी से ही कानून बनता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ हुई थी। दूसरी चीज़ ये हुई कि हमें ये पता चला कि ब्रिटिश का जो हमारे ऊपर कॉलोनियलिज्म था वो एक लीगल और पॉलिटिकल ऑक्यूपेशन था, ना कि मिलिट्री। ऐसा नहीं था कि वो मिलिट्री लेके आए और हमारे ऊपर कब्जा कर लिया। उन्होंने एक्चुअली हमारे यहाँ के राजाओं को हराया था, मतलब जो हमारे यहाँ पहले डिक्टेटर हुआ करते थे, आप कहें मोनार्की, उन्हें हराया था, फिर उनसे पावर ली गई थी एक तरह से, ना कि जनता से सीधी पावर ली। जनता के पास एक्चुअली कोई राइट्स हुआ ही नहीं करते थे उस समय। उसके बाद जो पेंसिल स्टेट्स थे उनके पास थोड़ी बहुत लीगल और पॉलिटिकल पावर थी, लेकिन प्रोविंसेस के पास कुछ नहीं थी, यानी ब्रिटिश प्रोविंसेस थे उनके पास बिल्कुल भी पावर नहीं थी। तो असल में हमें ये पता चला कि एक्चुअल जो स्ट्रगल था वो था कि हमें लीगल और पॉलिटिकल पावर अटेन करनी है अपने सिटीजन्स के लिए ब्रिटेन से। तो हमारा जो वायलेंट स्ट्रगल इसलिए नहीं था क्योंकि हमने एक रोड मैप बनाया था। गांधी जी ने कहा था कि हम सबसे पहले जो है कहेंगे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दो हमें, फिर हमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दो, फिर हम कहेंगे हमें फेडरेशन बनाइए हमारे लिए, फिर हम कहेंगे हमें डोमिनियन दो, फिर हम कहेंगे हमें आज़ादी दो, फ्रीडम।
तो इस तरह से हमारा मकसद था कि लीगल और पॉलिटिकल राइट्स चाहिए। अब क्योंकि ब्रिटिश रूल आ चुका था इंडिया के अंदर 1858 के बाद, तो हम उनसे बोल सकते थे ना, जो ट्रीटमेंट आप अपने ब्रिटिश सिटीजन्स का कर रहे हैं वो ट्रीटमेंट हमारा भी करिए। हमें आप क्यों लूट रहे हैं और उनके लिए आप सब कुछ क्यों ले जा रहे हैं यहाँ से उठा के। तो एक्चुअल में वही स्ट्रगल था हमारा कि हमें उन्हें सच्चाई बतानी थी, असल में आप भेदभाव क्यों कर रहे हैं। तो ये 4 बातें हमें उससे पता चली थी। तो दोस्तों यहाँ पे आके हमारा हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग्स खत्म होता है। अब हम अगले लेक्चर में एक बिल्कुल नया टॉपिक शुरू करेंगे, वो है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स एंड सिग्निफिकेंट प्रोविजंस। तो दोस्तों इससे पहले हम इसका रिवीजन भी कर लेते हैं जल्दी से। हमने क्या पढ़ा था दोस्तों, गवर्नमेंट इंडिया एक्ट पढ़ना था। तो दोस्तों इसमें क्या क्या बातें पढ़ी थी हमने जल्दी से। प्रोक्लेमेशन ऑफ फेडरेशन हो गया था इसमें, लेकिन ब्रिटिश स्टेट ने मना कर दिया। उन्हें क्या फ़ायदा जोन करने से था उनके राजाओं के एक्चुअली। और फेडरल लिस्ट और प्रोविंशियल लिस्ट और कॉन्करेंट तीनों अलग कर दी गई थी। डायर की जो पहले ट्रांसफर और रिजर्व लिस्ट वाला चक्कर था वो खत्म कर दिया गया, ट्रांसफर और रिजर्व वाला। डायर की सेंटर में ला दी गई। अब लेजिस्लेटिव पावर्स अभी भी वाइसरॉय को दी गई, यानी वाइसरॉय की पावर अभी भी बाकी थी। आरबीआई बना दी गई, लेकिन आरबीआई अभी भी प्राइवेट हुआ करती थी। ये अलग अलग सेंट्रल पब्लिक कमीशन बना दिए गए, सेंट्रल के लिए, स्टेट के लिए, या जॉइंट 2-3 स्टेट्स के लिए एक साथ में। फेडरल कोड बना दिया गया जो आज का सुप्रीम कोर्ट भी है। उसके अलावा गवर्नर को रिस्पॉन्सिबल बनाया गया लेजिस्लेचर के प्रति, यानी गवर्नर जो है अब उतना पावरफुल नहीं रहा जितना पहले था, जो ट्रांसफर सब्जेक्ट्स लेके बैठा हुआ था। अब बाइकैमरलिज्म जो है वो प्रोविंसेस के अंदर आ गया, जो पहले सेंटर के अंदर हुआ करता था। उसके अलावा डिप्रेस क्लासेस के लिए, वुमेन के लिए, वर्कर्स के लिए अलग रिप्रेजेंटेशन दिया गया। उसके अलावा फिर हमने बहुत सारे प्लान्स पढ़े थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने के लिए। पहले अगस्त ऑफर आया था, फिर क्रिप्स मिशन आया था। इसमें तो उन्होंने कहा था डोमेस्टेट दे देंगे, मदद कर दो वर्ल्ड वार 2 में। उसके बाद कहा गया अरे हम पूरे इंडिया के हर पार्ट के लिए अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन बना देंगे। तो इंडिया का बाल्कनाइजेशन करने का प्रयास किया गया था इसमें, क्विटिया मूवमेंट हो गया था। इसके बाद राजगोपालाचारी फॉर्मूला ये सब फेल हुए थे, लिसाई दिया ये भी फेल हुआ था। वेल प्लान तो बहुत बुरा फ्लॉप हुआ था। सेकंड कैबिनेट मिशन ने इलेक्शन कराया था जिसमें कि मुस्लिम लीग बहुत बुरी तरह हार गई थी। और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो है पाकिस्तान का, जिसे खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं आज के ज़माने में, वहाँ पे कांग्रेस जीत गई थी एक्चुअली। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है उसे एस्टेब्लिश कर दिया गया। नेहरू जी ने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास कर दिया गया था। रिजोल्यूशन मुस्लिम लीग ने इसे बॉयकॉट कर दिया था इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को। माउंट बेटन साहब को बुलाया गया क्योंकि जिन्ना ने जो है मतलब मुस्लिम लीग ने जो है वो डायरेक्ट टैक्सन डे डिक्लेयर कर दिया था, मतलब डायरेक्ट टैक्सन हम फोर्स से बनाएंगे पाकिस्तान। रेड क्लिफ प्लान बनाई गई, पार्टीशन हो गया और 1947 में इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट पास हो गया। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा 1950 तक बनके तैयार हो गया था। जो इंपॉर्टेंट इंसाइट्स हमें मिली थी वो ये थी कि पावर जो है अब एग्जीक्यूटिव से बढ़ के हट के लेजिस्लेटर की तरफ आ रही है। ब्रिटिश कॉलोनियम जो था वो पॉलिटिकल और लीगल ऑक्यूपेशन था, मिलिट्री ऑक्यूपेशन नहीं था। तो हमें वही पावर्स उनसे लेनी थी, लीगल एंड पॉलिटिकल पावर, जो हमने स्ट्रगल के जरिए ली भी। और प्रिंसली स्टेट जो थी उनके पास थोड़ी लीगल एंड पॉलिटिकल पावर हुआ भी करती थी, लेकिन एक्चुअल में उनके राजाओं के पास हुआ करती थी, पब्लिक के पास नहीं होती थी। तो कंडीशन तो पब्लिक की ऑलमोस्ट सिमिलर ही थी। दोस्तों धन्यवाद इस लेक्चर को देखने के लिए।